हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका इन्फोब्राइट इंस्टीट्यूट के ई लर्निंग वीडियोस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस विच विल हेल्प्स यू टू गेटिंग द गुड मार्क्स इन एसएससी एग्जाम। सो वीडियो के आखिर तक बने रहिए बिकॉज आवर गोल इज टू ऑलवेज कीप यू अपडेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड इन ईमेल एड्रेस। तो सिंपली इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि अगर मैं कोई नया ईमेल एड्रेस बना रहा हूँ, ईमेल आईडी बना रहा हूँ, तो मुझे उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स डालने की एलोकेशंस है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स में कितने कैरेक्टर्स डाल सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल में कोई ईमेल आईडी लूँ, जैसे कि यूजर नेम @example.com, तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स डाल सकता हूँ मैं, कितना लेंथ हो सकता है उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस का। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 320, ऑप्शन सी 254 या ऑप्शन डी 255। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज राइट आंसर इज 320। अब बेसिकली जो ईमेल एड्रेस होता है वो दो अलग अलग भागों में डिवाइडेड होता है। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो एक तो है एड्रेट, जो होता है एड्रेट के पहले का जो पार्ट होता है उसको लोकल पार्ट बोलते हैं, जिसके अंदर 64 कैरेक्टर तक मैक्स टू मैक्स में डेटा डाल सकता हूँ। अगर मुझे कोई भी यूजर नेम लिखना है तो उसके अंदर मैं 64 कैरेक्टर तक का लेंथ ले सकता हूँ। उसके बाद में एड्रेट के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको डोमेन पार्ट बोलते हैं, उसके अंदर मैं मैक्स टू मैक्स 255 कैरेक्टर्स तक का डाटा डाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब वहां पे कैरेक्टर्स यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं टोटल मिलाऊँ तो ये होते हैं 320 कैरेक्टर्स। तो एक ईमेल एड्रेस के अंदर हम 320 कैरेक्टर्स तक का डेटा डाल सकते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन से ईयर में पहला ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो पहला ईमेल सेंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत थी। तो इंटरनेट तो पहले ही आ गया था 1960s के टाइम पे। सो एरपानेट के द्वारा ही वो सेंड किया गया होगा। तब ये सिंपली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि कब सेंड हुआ, कौन से साल में वो सेंड हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है 1971, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1968 या ऑप्शन डी 1972। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज द राइट आंसर इज 1971। तो 1971 में फर्स्ट ईमेल सेंड कर दिया गया था बाय रॉय टॉमिल्सन के द्वारा, जो कि एरपानेट जब आया था उस टाइम पे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क 1960 के टाइम पे, उसके बाद में पहला रॉय टॉमिल्सन ने ईमेल सेंड किया था। दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क इन अ ब्लूटूथ। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि ब्लूटूथ ये किस टाइप का नेटवर्क है। ऑफकोर्स आपको पता रहेगा ब्लूटूथ का एक रेंज होता है, इसका मतलब वो भी एक टाइप का नेटवर्क है। तो वो किस टाइप का नेटवर्क है हम लोग को ये पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क या ऑप्शन डी मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आपको पता रहेगा कि ब्लूटूथ किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं होता, वो हमारा पर्सनल होता है। हम पर्सनली भी ब्लूटूथ को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, मतलब वो नेटवर्क हम खुद हैंडल करते हैं, पर्सनली चीज़ों के लिए हैंडल करते हैं। जैसे कि अगर मेरे को सॉन्ग वगैरह सुनना है तो हेडफोन्स वगैरह लगाने के लिए ब्लूटूथ द्वारा, या फिर मेरे को फाइल वगैरह सेंड करनी है तो वो पर्सनली हम लोग यूज़ करते हैं। दैट्स वाई उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय बैंडविड्थ इन अ नेटवर्क। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है नेटवर्क के अंदर। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कनेक्टेड कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल्स, ऑप्शन सी क्लास ऑफ आईपी यूज इन द नेटवर्क या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से B is the right answer. Is a transmission capacity of communication channels. अब बेसिकली बैंडविड्थ का मतलब होता है उसका एक पर्टिकुलर रेंज, कि कहाँ तक वो डेटा को, कहाँ तक वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। अगर आप वाईफाई लेते तो आपको पता रहेगा कि आपका जो वाईफाई है वो मेन रोड तक नहीं आया रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई क्लास का वाईफाई है, ठीक है, वो क्लास का वाईफाई आपके घर तक आएगा क्या, तो नहीं आएगा, उसका एक पर्टिकुलर एरिया है।
उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, कि वो चैनल जो है कहाँ तक वो पर्टिकुलर डेटा को, कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट कर पा रहा है, उसको ही हम बोलते हैं बैंडविड्थ। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर यू कैन व्यू एनी वेब पेज। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में पूछा है कि अगर आप कोई ब्राउजर यूज करते हो तो आप कोई भी वेब पेज देख सकते हो क्या, व्यू कर सकते हो क्या। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज ब्राउजर का जो डेफिनेशन है, जैसे कि अगर गूगल क्रोम ले लो तो उसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है गूगल क्रोम का या फिर ब्राउजर्स का, कि द ब्राउजर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट यूज टू नेविगेट और एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। और आपको पता रहेगा कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट्स होता है। ठीक है, इसका मतलब सिंपली आप ब्राउजर का यूज करके वेब पेजेस और वेबसाइट्स को देख सकता हो, है ना। सिंपली देखो ब्राउजर के ऊपर कौन से टाइप की फाइल ओपन होती है, तो वो होती है डॉट एच टी एम या डॉट एच टी एम एल फाइल। ठीक है, और वो होती है वेब पेजेस फाइल सिंपली। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को मिलाकर होता है वेबसाइट। तो बेसिकली आप वेब ब्राउजर का यूज करके कोई भी वेब पेज या वेबसाइट देख सकते हो। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब सिंपली इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि हम लोग को ऑप्शंस देखना है और में से कौन सा एक पर्टिकुलर ऑप्शन प्रॉपरली फिट आउट नहीं हो रहा है बाकी ऑप्शंस के साथ। इसको हम बोलते हैं ऑड फाइंड आउट करना। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए क्रोम, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी बिंग, या ऑप्शन डी फायरफॉक्स। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज द राइट आंसर, बिकॉज ये ऑड है। ऑड का मतलब सिंपली क्या है कि देखो बाकी जो तीनों ऑप्शंस है ए बी और डी, ये तीनों के तीनों ब्राउजर्स है, लेकिन जो सी है बिंग, ये एक सर्च इंजिन है। ठीक है, तो सिंपली वो बाकी तीनों से अलग है, ये ऑड है इसके अंदर। ठीक है, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर, इज द ऑड वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल्स। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल्स में नहीं आता। अब प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब सिंपली अगर मेरे को एक ईमेल सेंड करना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल किसी को सेंड करना है वाया इंटरनेट, तो कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, तो इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल में नहीं आता, ये सिंपली हम लोग यहाँ पे पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है एस एम टी पी, ऑप्शन बी पीओपी, ऑप्शन सी आईएमएपी, या ऑप्शन डी एफटीपी। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज राइट आंसर, इज एफटीपी। तो जो एफटीपी है मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हम लोग के ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल्स के अंदर नहीं आता। बाकी तीनों आते हैं, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि मेल को ट्रांसफर करने में मदद करता है, सेंडिंग प्रोटोकॉल में आता है। उसके बाद में पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये हम लोग को ईमेल को रिट्राइव करने में मदद करता है। और थर्ड वन जो है आईएमएपी, ये हम लोग को डायरेक्टली उसको मैनिपुलेट या व्यू करने में मदद करता है। लेकिन जो लास्ट वाला है एफटीपी, ये ईमेल प्रोटोकॉल्स के अंदर नहीं आता। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज यूजुअली हैपेंस व्हेन यू डिलीट एन ईमेल। तो सिंपली इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि अगर आप कोई भी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल को डिलीट कर देते हो, उसके बाद उस ईमेल के साथ क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग को पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए it is deleted and no longer available. Option B, it is a move to the deleted items folder but cannot be recovered. The option C, it is a placed in the outbox. The option D, it is a move to the trash folder and can be recovered. तो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, बिकॉज अगर आप कोई भी ईमेल डिलीट कर देते हो तो वो कहा जाता है, तो ट्रैश फोल्डर के अंदर जाता है। उसके बाद में वहां पर हम उसको रिकवर कर सकते हैं। ट्रैश का फोल्डर क्या काम करता है, बेसिकली उस पर्टिकुलर ईमेल को 30 दिन तक वहां पे रखता है, बिकॉज ईमेल इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां तक वहां पे वो 30 दिन तक रखेगा और 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अगर आपको लगा कि उसको मेरे को रिटर्न रिकवर करना है तो वहां पे आपको रिकवर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आफ्टर डिलीटिंग द ईमेल वो कहाँ जाता है, ट्रैश फोल्डर में जाता है। फिर वहां से हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली वो डिलीट करने के बाद परमानेंट डिलीट नहीं होता, वो ट्रैश फोल्डर के अंदर रहता है 30 दिन तक। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
ठीक है, तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, www was invented by Tim Berners-Lee. Option B, www is owned by the US. Option C, the full form of www is World Wide Web. या option D, www contains a large number of interlinking web pages. So given option में से बी इज राइट आंसर, बिकॉज जो www है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, वो यूएस ओन नहीं करता है। हाँ, उसकी स्टार्टिंग भले ही एरपानेट के साथ हुई है जो कि यूएस के अंदर आता है, बट वो यूएस का ओन नहीं करता है, बिकॉज जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या किसी भी कंट्री का नहीं है, वो सबके लिए कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स वाई बी इज अ राइट आंसर। वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी की तीनों करेक्ट है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो टीम बर्नर ली के द्वारा इन्वेंट किया गया है। उसके बाद में उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, और वर्ल्ड वाइड वेब मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस और वेबसाइट्स होता है। तो बाकी तीनों राइट है, बट ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर बिकॉज इज इनकरेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो सिंपली इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि इसमें से कौन अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया के अंडर आता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, कोएक्सियल केबल। ऑप्शन बी, माइक्रोवेव। ऑप्शन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल। या ऑप्शन डी, फाइबर ऑप्टिक। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर। अब ये दो टाइप्स के ट्रांसमिशन मीडिया यूजुअली होते हैं, एक होता है बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, एक होता है अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अब देखो, बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर किसी भी वायर्स या केबल का यूज करके सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। तो जो हमारा कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है और फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया के अंडर आता है, मतलब सिंपली वायर्ड तरीके से सिग्नल को ट्रांसफर करना। लेकिन अनबाउंडेड जो होता है, जैसे कि माइक्रोवेव इज अ अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, इसका मतलब उसमें ना कोई वायर का यूज करते हैं ना किसी केबल का यूज करते हैं, वो वायरलेस होता है। ठीक है, मतलब वेव्स के फॉर्मेट में वो जाता है। तो माइक्रोवेव जो है वो अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया के अंडर आता है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ WAIS। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे WAIS का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस। ऑप्शन बी, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स। ऑप्शन सी, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। या ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। सो गिवन ऑप्शन में से C is the right answer. So WAIS full form is Wide Area Information System. So next question अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, What is DuckDuckGo। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे पूछा है कि DuckDuckGo क्या होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, वेब ब्राउजर। ऑप्शन बी, सर्च इंजिन। ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। या ऑप्शन डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर। सो DuckDuckGo इज अ सर्च इंजिन। अब बेसिकली सर्च इंजिन क्या होता है, जो हम लोग को वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर डेटा को सर्च करके लाके देता है ब्राउजर्स के ऊपर। ठीक है, अब बेसिकली DuckDuckGo सर्च इंजिन के बारे में आपने कभी सुना नहीं रहेगा, लेकिन आपने गूगल के बारे में सुना रहेगा। ठीक है, तो गूगल हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि बाकी के जितने भी सर्च इंजिन है, ठीक है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं, जैसे कि बिंग है, ठीक है, याहो है, और ऊपर से एक DuckDuckGo भी है। तो ये सब क्या है, सर्च इंजिन है, सिमिलर गूगल की तरह ही काम करता है, बट हमने कभी सुना नहीं है। फॉर दैट क्वेश्चन ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नेटवर्किंग लाइक लैन मैन स्टार्टेड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि कंप्यूटर के किस जनरेशन में नेटवर्किंग, जैसे कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क या मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्टार्ट हुए, मतलब डेवलप किए गए। ठीक है, तो वो कौन सा जनरेशन था कंप्यूटर्स का। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सेकेंड जनरेशन। ऑप्शन बी, फोर्थ जनरेशन। ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन। या ऑप्शन डी, फिफ्थ जनरेशन। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज राइट आंसर, इज अ थर्ड जनरेशन, जिसमें हम लोग को नेटवर्किंग जैसे कि लैन मैन को डेवलप किया गया। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग को आईसीस वगैरह, थर्ड जनरेशन के अंदर आईसीस वगैरह डेवलप हो चुकी थी, जिसके द्वारा हम लोग आराम से नेटवर्किंग में कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन कर सकते थे फास्ट तरीके से।
ठीक है। सो लैंडमैन जो है वो थर्ड जनरेशन के अंदर बना है, स्टार्ट हुआ है, दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, डज उबंटू नीड्स एंटीवायरस। अब बेसिकली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है क्या। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी नॉट श्योर, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, तो उसको एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती है। अब भला किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को एंटीवायरस की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? बिकॉज जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स के अंदर सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस के अंदर आपको अलग से एंटीवायरस डालना पड़ता है, जैसे कि अगर आपको डालना है तो आप क्विक हील वगैरह डाल सकते हो या नॉर्टन वगैरह डाल सकते हो, तो एक एंटीवायरस प्रोग्राम लगता है। लेकिन लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर उसका सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, दैट्स वाई उसको एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद में ही बहुत ज़्यादा सिक्योर है। दैट्स वाई बी इज ए राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस आर देयर। सो बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि कितने टाइप्स के यूजर इंटरफेस होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज राइट आंसर, तो दो टाइप की बेसिकली यूजर इंटरफेस होता है। जैसे कि आपने सुना रहेगा कि GUI होता है, मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सेकंड जो होता है वो होता है CLI, मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। ये दो टाइप्स के बहुत ज़्यादा यूज करने वाले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। यूजर इंटरफेस का सिंपल सा मतलब है कि जो स्क्रीन के ऊपर आपको हर एक चीज़ दिख रही है, बोल्ड, इटैलिक, कोई भी बॉक्सेस या फिर कोई भी टेक्स्ट वगैरह जो दिख रहा है, जो स्क्रीन के ऊपर जो भी आपको विजुअली हो रहा है वो एक इंटरफेस है, ठीक है, जिसे यूजर उसको आराम से हैंडल कर सकता है, उसको हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ये दो टाइप्स के इंटरफेस यूजुअली होते हैं, दैट्स व्हाई बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉर बोथ मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स। बेसिकली यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स में यूज होते हैं, ठीक है, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए एंड्रॉयड ओएस, ऑप्शन बी iOS, ऑप्शन सी विंडोज ओएस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज राइट आंसर, तो ये सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फोन में भी और टैबलेट में भी, दोनों में भी यूज होते हैं। बिकॉज फोन और टैबलेट सिमिलर ही होते हैं, बस फोन जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, टैबलेट का स्क्रीन जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एंड्रॉयड वाले भी होते हैं, एप्पल्स वाले भी होते हैं, मीन्स iOS भी होता है, और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसके अंदर यूज होता है। तो विंडो का भी फोन है एक्चुअली में, वो सिर्फ अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से डेस्कटॉप के लिए या फिर हम लोग के नॉर्मल लैपटॉप वगैरह के लिए नहीं होता, उसका फोन भी है एक्चुअली में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तीनों के तीनों भी फोन और टैबलेट्स में यूज होते हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सैटेलाइट इमेजिनरी मैप एंड अदर लोकेशन कैन बी व्यूड थ्रू द गूगल अर्थ। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में पूछा है, क्या मैं गूगल अर्थ का यूज करके सैटेलाइट इमेजिनरी मैप्स या लोकेशंस वगैरह देख सकता हूँ क्या। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एक्चुअली। अगर आप अभी भी अगर गूगल जैसे मैप आप यूज़ करते हो, वैसे गूगल अर्थ भी एक टाइप का एप्लीकेशन है जिसमें पूरा ग्लोब है हमारा, तो उसके अंदर आप सब कुछ देख सकते हो। सैटेलाइट इमेजिनरी मतलब डायरेक्टली लोकेशंस वगैरह देख सकते हो, मैप्स वगैरह देख सकते हो, या फिर अपना घर का खुद का लोकेशन भी देख सकते हो। ये सब कुछ आप गूगल अर्थ एप्लीकेशन से या वेबसाइट से आप कर सकते हो, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बेसिकली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए XPOS, ऑप्शन बी GMOS, ऑप्शन सी OS X, या ऑप्शन डी Mac OS। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज राइट आंसर इज GMOS। अब बेसिकली ये GMOS क्या है, उसका फुल फॉर्म है जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 1950s के टाइम पे बनाया गया था IBM 7094 मेन फ्रेम के ऊपर, ठीक है, उस टाइप के कंप्यूटर्स के ऊपर।
तो बेसिकली ये जो है, जो हम लोग के नॉर्मल मोटर्स वगैरह व्हीकल लगता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए, फिर प्रॉपरली मैनेज करने के लिए उस इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए थे। इसके भी अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उस टाइम पे बनाया गया है, जैसे कि CTSS है, कंपेटिबल टाइम शेयरिंग सिस्टम। बट ये जो ऑप्शंस आपको दिए हुए चार, उसमें सबसे पुराना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है GMOS, जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स व्हाई बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19, व्हाट इज मीन बाय ब्लॉकचेन। अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क। ऑप्शन बी, अ टाइप ऑफ क्रिप्टोकरेंसी। ऑप्शन सी, कंडक्टिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। या ऑप्शन डी, अ सेंट्रलाइज ऑनलाइन अकाउंट। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज द राइट आंसर, अ लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, अब बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे डेटा को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है, रिकॉर्ड्स वगैरह को ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए हम लोग को मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करना है तो उसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर, मतलब हर कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहेगा। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक चेन, मतलब चेन जैसे होते हैं, एक दूसरे को कनेक्टेड कनेक्टेड होता है और फिर वो डेटा जो भी बोलते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, वैसे ही ब्लॉक चेन भी होता है बहुत सारे लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ कंप्यूटर्स का समूह। ठीक है, पीयर टू पीयर मतलब पर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, इसको ही हम बोलते हैं ब्लॉक चेन। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। So next question अब बढ़ते हैं, question number 20. Which of the following cloud types provides virtual machines, virtual storage, virtual infrastructure and other hardware assist? तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि इनमें से कौन सा क्लाउड टाइप, अब क्लाउड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि हम लोग को अलग अलग टाइप्स के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से ये कौन सा टाइप है जो कि हमें वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल स्टोरेज और वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी हार्डवेयर असिस्ट के प्रोवाइड्स करते हैं, मतलब सिंपली क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, पास। ऑप्शन बी, एस। ऑप्शन सी, सास। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज एस, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो ये क्या है, ये हम लोग को एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह, स्टोरेज वगैरह, मतलब जो जितने भी मशीनरीज वगैरह को मेंटेन करने वाली जो सर्विस होती है, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को एस वाला सर्विस यूज करना पड़ता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLM इन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि जो 3D मतलब थर्ड डायमेंशनल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर SLM का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सेलेक्टिव लाइट मेल्टिंग। ऑप्शन बी, सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। ऑप्शन सी, सिंपल लेजर मेल्टिंग। या ऑप्शन डी, सिंपल लाइट मेल्टिंग। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर, इज सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। अब बेसिकली ये क्या होता है कि 3D प्रिंटिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली वो एक्चुअल में पेपर के ऊपर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, वो हो रहा है एक्चुअल ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे लाइक प्लास्टिक वगैरह यूज किया जाता है और उससे एक पर्टिकुलर एक हूबहू मटेरियल का एक 3D आर्ट बनाया जाता है, एक 3D प्रिंट बनाया जाता है। अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को कोई बॉटल प्रिंट करनी है, तो उसका थर्ड डायमेंशन का जितने भी उसके स्केचेस वगैरह है या फिर उसका ब्लू प्रिंट है, उसको मशीन के अंदर डालने के बाद वो खुद से ही मैनुअली वो प्रिंट करेगा एक्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसके लिए वो जो प्लास्टिक है उसको मेल्ट करता है, तो उसके अंदर SLM टेक्नोलॉजी का यूज होता है, मीन सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग का यूज होता है। जो भी उसको मीडियम उसको चाहिए, जिस भी कलर का चाहिए उस टाइप का ये रहता है, मटेरियल रहता है, प्लास्टिक रहता है, उसको मेल्ट करने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करता है। यही है SLM। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22, कैन यू चेंज द सेटिंग ऑफ माउस। तो सिंपली से हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ट्रू एंड फॉल्स का, क्या तुम माउस की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो क्या। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
बिकॉज बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइक विंडो, मैक ओएस, लिनक्स, ये सब अपने अपने यूजर्स को अपने माउस की सेटिंग्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करने का एबिलिटीज देते हैं। अब क्या क्या एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, तो पॉइंटर की स्पीड, जो माउस का जो कर्सर है उसको कितना फास्ट में घूमना है, डबल क्लिक की स्पीड क्या होना चाहिए, स्क्रॉल लॉक कितने स्पीड में होना चाहिए, उसके बाद में पॉइंटर का जो पोजीशन है या फिर कलर है या फिर उसकी साइज है वो चेंज करना, ये सब कुछ अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपको वो कंट्रोल पैनल के अंदर मिल जाएगा। और आप मैक ओएस मतलब iOS का यूज कर रहे हो या फिर एप्पल प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो तो आपको सिस्टम प्रेफरेंस में मिल जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज अ बेस्ड नॉन एज अ सर्विस मॉडल। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि इनमें से कौन सी मॉडल बेस्ड सर्विस मॉडल्स है। ठीक है, तो बेसिकली जो मॉडल्स होते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स ही होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पास मीन्स प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ऑप्शन बी एस मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ऑप्शन सी SaaS मीन्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज द राइट आंसर। तो ये सारे के सारे जो सर्विसेज है ये सबके सब बेस्ट सर्विस मॉडल्स के अंदर आते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट हो। ऑल ऑफ दिस अबाउ ये राइट आंसर है इसका, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन 24, यू कैन इंक्रीज फ्री डिस्क स्पेस बाय सेंडिंग अ फाइल टू द रिसाइकल बिन। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स में पूछा है कि अगर आपको आपके डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप के अंदर अगर आप हार्ड डिस्क वगैरह यूज कर रहे हो तो अगर आपका डिस्क का स्पेस आपको बढ़ाना है तो आप नॉर्मली क्या करो कि आपकी जो फाइल्स है वो आपको रिसाइकल बिन में डाल दो, जिससे आपका क्या होगा, फ्री डिस्क स्पेस बढ़ेगा। ठीक है, आपके फाइल का जो स्टोरेज अमाउंट जो रहेगा वो बढ़ेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली, बिकॉज भले ही आपने उस पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करके रिसाइकल बिन में डाल दिया है, लेकिन रिसाइकल बिन के अंदर जो भी डेटा है वो भी तो आपके कंप्यूटर या डिस्क के अंदर स्पेस ले रहा है ना, जगह ले रहा है, स्टोरेज ले रहा है। तो उसकी वजह से आप भले ही उसको डिलीट करके रिसाइकल बिन में डाल दो, फिर भी वो जगह तो ले ही रहा है। अगर आपको सच में फ्री डिस्क स्पेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसाइकल बिन के अंदर से भी उसको डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके वो परमानेंट डिलीट होगा। बिकॉज नॉर्मल डिलीट करोगे तो रिसाइकल बिन के अंदर रहेगा, मतलब डिलीट तो हुआ ही नहीं प्रॉपर्ली, आप उसको रिस्टोर कर सकते हो आराम से। परमानेंट डिलीट करना रहेगा तो आप रिसाइकल बिन के अंदर जाओ, उसको डिलीट करो, फिर जाके आपका डिस्क स्पेस इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन 25, इन कंप्यूटर सिक्योरिटी which of the following means that information in a computer system is viewable only by authorized parties। अब बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि सपोज कोई जो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन को मुझे सिर्फ ऑथराइज पार्टीज को ही व्यूएबल दिखाना है, बाकी कोई उसको एक्सेस ना कर पाए, व्यू ना कर पाए। इस टाइप की कंप्यूटर सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कॉन्फिडेंटिलिटी, ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी, ऑप्शन सी इंटीग्रिटी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर, इज कॉन्फिडेंटिलिटी। अब इसका मतलब होता है कि गोपनीयता, मतलब क्या, किसी भी चीज को ऑथराइज पर्सन को ही व्यू हो, बाकी कोई भी उसको व्यू ना कर पाए, इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंटिलिटी। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगर आप ये वाला सिक्योरिटी लगाओगे तो आपको सिर्फ वो जो डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ ऑथराइज पार्टीज ही देख पाएगी और कोई भी देख नहीं पाएगी। सिंपल सी बात है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का डेटा दिखेगा तो आप उसका मिसयूज कर सकते हो, तो आपको उतना ही डेटा दिखेगा जितना आपको विजिबल होना चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स का डेटा है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब ऑथराइज पर्सन ही देख सकते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंटिलिटी। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, आज के सेशन में बस इतना ही। एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। कीप लर्निंग।